युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना डगरुआ थाना क्षेत्र की है और गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी जुनैद को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, जो गैरेज का संचालक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 6 दरिंदों ने सबसे पहले युवती को अगवा किया और काफी दूर लेकर गए और गैरेज में जबरन शराब पिलाया जाता है, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया। जब युवती की हालत बिगड़ गई तो 5 दरिंदे यहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन नशे में होने की वजह से जुनैद वहीं पर रह गया। पीड़ित ने जुनैद के फोन से ही डायल 112 की टीम को फोन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। पीड़ित के बयान पर 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। तो 5 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग लगातार की जाती हुई। यहां पर हिंदू युवती से गैंगरेप की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। गैरेज संचालक जुनैद की हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 5 अब भी इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पूर्णिया के डगरुआ में 6 दरिंदों ने मिलकर एक 24 साल के युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है और उन दरिंदों ने युवती के साथ पहले बलात्कार किया, उसके बाद उनके साथ मारपीट भी किया। युवती ने जो FIR करवाया है उसके तहत उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद जुनैद ने उसको अगवा किया था और मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद जुनैद के गाड़ी का ड्राइवर इस्ताबर ने मिलकर उनके साथ बलात्कार किया। इसके अलावा 3 अन्य लोग भी थे। कुल 6 लोगों ने बारी बारी से उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और फिर उसका शराब के नशे में जुनैद सो गया। फिर पीड़िता ने उसी के मोबाइल से पुलिस को 112 पर कॉल किया और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना स्थल से ही जुनैद को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बाबत SP से भी हमारी बात हुई। SP ने कहा कि कुल 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 3 नेम्ड और 3 अज्ञात है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। पीड़िता की हालत भी काफ़ी ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और संवाददाता कुमार प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुमार प्रवीण, क्या पीड़िता इन आरोपियों को पहचानती है, जानती है ये कौन है? बिल्कुल, देखिए, पीड़िता ने जो आरोप लगाया है उसके अनुसार 3 लोग जो है, जिसमें मोहम्मद जुनैद है, जिसका कि वो गैरेज भी है, वो उसी गैरेज में ये घटना हुई थी। उसके बाद मोहम्मद जुनैद का एक ड्राइवर है और एक इरफान है। ये 3 लोगों को उन्होंने पहचाना है। उसके अलावा 3 अज्ञात लोग हैं। कुल 6 लोगों ने मिलकर इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के साथ पीड़िता को पहले नेवालाल चौक से अगवा किया गया, पूर्णिया शहर के नेवालाल चौक से उन्हें अगवा किया गया है और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से उन्हें डगरुआ ले जाया गया, जहां पर कि मोहम्मद जुनैद का गैरेज है और उसी गैरेज में कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद फिर जुनैद समेत कुल 6 लोग अंदर आए और सभी ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और इस दौरान उन लोगों ने जबरन उस लड़की से, जो 24 साल की पीड़िता है, उससे डांस भी करवाया है। इसके बाद फिर जुनैद ने उन 5 को बाहर जाने के लिए बोला और फिर 5 जब बाहर चले गए, रूम को लॉक कर दिया गया। इसके बाद फिर जुनैद ने शराब पिया है और शराब पीने के बाद फिर से उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और इस दौरान उन्होंने काफी हैवानियत। आप भी कह रहे हैं कि 3 नामजद हैं और बाकी 3 लोग जो हैं वो उनकी पहचान नहीं हो पाई है। 3 नामजद में तीसरा शख्स कौन? क्योंकि 2 नामों की जानकारी तो सामने है। तीसरा एक इस्तबार है जो जुनैद का ही कोई सहयोगी है और एक जुनैद का ड्राइवर है इरफान और जुनैद खुद है। तो कुल 6 लोग हैं। 3 नेम्ड और 3 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है इसमें और कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें गैंगरेप की जो धारा है, धारा 70, 1
उसके तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और कांड संख्या 7/26 के तहत डगरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस वक्त? एसपी से हमारी बात हुई। एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मौके से ही जुनैद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जुनैद पर पहले से भी कई तरह के आपराधिक आरोप हैं। उन पर सीसीए भी लगा हुआ था चुनाव के समय और उनकी तो गिरफ्तारी मौका वारदात से ही हो गई थी। उसके बाद जो अन्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल कुमार प्रवीण, चूंकि सवाल ये उठता है कि इस लड़की का अपहरण किया जाता है, यानी कि ये सोची समझी घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या इसके पीछे कोई वजह भी सामने आ रही है? परिवार वालों ने क्या इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई थी जैसे ही लड़की का अपहरण हुआ? नहीं, लड़की का कहना है कि उनको गाड़ी से लेके गया और उसके बाद फिर वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। किसी परिवार वाले ने किसी तरह की पहले कोई ये एफआईआर या कोई आवेदन थाना में नहीं दिया था, लेकिन पीड़िता ने ही कुछ देर के बाद ही जब ये घटना हुई है, रात में ही पीड़िता ने उसी जुनैद के मोबाइल से पुलिस को कॉल किया है, 112 नंबर पर कॉल किया है। पीड़िता का कहना है कि जुनैद ने शराब पीने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद फिर वो उसी जगह पे सो गया और तब उन्होंने उसी जुनैद का मोबाइल लिया और जब वो सोया हुआ था इसी दौरान पुलिस को 112 पर कॉल किया है और पुलिस ने लोकेशन के आधार पर उस घर तक पहुंची है और जुनैद को वहीं से मौका वारदात से ही गिरफ्तार किया है। प्रवीण, अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करती है, क्योंकि एक बड़ा सवाल कि क्या कानून का खौफ इन लोगों के अंदर नहीं है। गैंगरेप पर सुलगते हुए सवाल ये कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? एफआईआर में 3 नामजद हैं, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? आरोपियों के घर पुलिस ने क्यों दबिश अभी तक नहीं दी है, ये बड़ा सवाल है। एफआईआर में 3 नामजद हैं, तो अब तक एक्शन होना चाहिए था। क्या आरोपी पीड़ित के पहचान वाले थे? क्या इन दरिंदों में पुलिस का खौफ नहीं है? आखिर पूर्णिया पुलिस कब दिलाएगी इंसाफ? तो पूर्णिया में युवती के साथ गैंगरेप की घटना पर सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे जल्लादों को स्पीडी ट्रायल कराकर फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो चुका है। बेचारी जो अपनी जिंदगी किसी तरह मेहनत करके जीती थी, एक डांसर बेटी को 25 किलोमीटर ले जा करके बलात्कार करना, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा? 6 लोगों के द्वारा कानून का डर खत्म, संविधान का डर खत्म, सरकार का डर खत्म। एसपीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने और पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए पटना में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बिहार के तमाम पुलिस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया है। 2 दिन के इस पुलिस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। करीब 2 बजे से ये समीक्षा बैठक की शुरुआत हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है और गृह सचिव से लेकर डीजीपी और सभी प्रभाग के एडीजी, आईजी के अलावा जिले के एसएसपी, एसपी और सिटी एसपी के साथ ही सर्किल इंस्पेक्टर तक को इस बैठक में बुलाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थानों के अधिकारी भी समीक्षा बैठक से जुड़ेंगे। मंगलवार तक ये बैठक चलेगी, ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पुलिस को हाईटेक बनाने और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के साथ अपराधियों में खौफ पैदा करने पर मंथन किया जाएगा। जहानाबाद से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिनमें वो कुछ लोगों से गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान वोट को लेकर वे लोगों को बात करते हुए सुनाई देते हैं और इसी दौरान सुरेंद्र यादव हर लाइन में गाली कह रहे हैं। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब लोगों ने विकास को लेकर सवाल उठाया तो वे भड़क उठे और कहने लगे कि यहां से 15,000 यादव का वोट उनके विरोधी को मिला है।
चंद्रिका यादव दिया वोट, प्रमुखवा दिया खोल के वोट, आम आदमी टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 यादव खाने वोट। आज जानिएगा तब ना भाई। ठीक है सर, क्या करिए तो उसमें क्या करते हैं भाई, मुंह क्या करते हैं? इस गांव से ठीक गाँव का नाम लिया और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया। तोर गाँव कहाँ पर है और अपने गाँव पर कहा लाते? तो देखिए, इधर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव की गाली गलौज पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में इसकी आलोचना की और पूछा कि क्या आरजेडी ने ऐसे बिगड़ैल सांसदों को इस तरह से गाली गलौज की जैसे छूट दे रखी हो? अगर छूट नहीं है तो आरजेडी ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सुरेंद्र यादव पर जमकर पलटवार किया और सवाल किया कि क्या यादव का मतलब सिर्फ लालू सुरेंद्र यादव ही होता है क्या? राजद लंपट संस्कृति का पर्याय रहा है और दे छनौटा की ले छनौटा। माननीय सुरेंद्र यादव जी उसके शिकार रहे हैं। चूंकि सुशासन में कोई डरता नहीं है तो एक व्यवसायी समूह पर धौंस दिखा रहे थे गया में, ले छनौटा की दे छनौटा। और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इस सच को स्वीकारा गया कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव का यादव समुदाय, हालांकि जाति का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उस समुदाय पर भी एकाधिकार वोट का नहीं रहा, वह टूट गया, छत बिछत हो गया। तो बेचैनी में तड़प रहे हैं। पुत्र का राजनीतिक रूप से हार जाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में छनौटा का सामना करना पड़ा, तो सारी भाषाई दबंगई जो है वह जनता पर निकाल रहे हैं। अरे जनता नीतीश कुमार जी के राज में निर्भीक है। आपको वोट के छनौटा से आपको दुरुस्त कर दिया, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट का तो राउज एवेन्यू ने तमगा दिया है। क्या भाषाई लंपट का भी नामाकरण आप राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद के आगे कर दिया जाए तो कोई हमको लगता है आपत्ति राजद को नहीं होना चाहिए। नहीं तो राजद स्पष्ट करे कि ऐसे बयान से वो सहमत है। इस ढंग का बयान दिया जाता है। जिस तरीके से जो वीडियो एक वायरल हो रहा है, भाषा की मर्यादा नजर नहीं आ रही कहीं। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद हैं बाबू सुरेंद्र यादव जी ही। राष्ट्रीय जनता दल का जो आज भी वजूद है कुछ भी, तो इस यादव समाज ने ही रखा है। और सुरेंद्र बाबू भी यादव समाज के वोट से ही जीत के आते रहे हैं और उनका भी जो अस्तित्व है यादव समाज पर ही निर्भर है। और उनका पुत्र खड़ा हुआ था बेलागंज से, हार गया, हालांकि वहां जिताया भी वहां की जनता यादव को ही। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल यादव, सुरेंद्र यादव का मतलब केवल यादव और कोई यादव नहीं है। तो ये ऐसे भाषा का प्रयोग करने वाले, हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने छूट दे रखा है उनके नेतृत्व ने, गाली दीजिए। अगर नहीं दिया है अपने छूट, कार्रवाई कीजिए। तो इधर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के गाली गलौज वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस प्रवक्ता ने जोरदार पलटवार किया। सिद्धांत तिवारी ने कहा कि चाहे वो सांसद हो या फिर कोई और, गाली देने वाला कभी सभ्य हो ही नहीं सकता। सुरेंद्र यादव महागठबंधन के सांसद हैं और इस गाली गलौज के लिए उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। गाली गलौज कुपड़ और असभ्य लोगों की निशानी है। क्या फर्क पड़ता है कि वो सांसद है कि मंत्री है? क्या फर्क पड़ता है कि वो किस पार्टी का है, किस गठबंधन का है? गाली गलौज करने वाला आदमी असभ्य ही होगा, कुपड़ ही होगा। हम इसका समर्थन तो कतई नहीं कर सकते। और जिन्होंने भी ये काम किया है उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। याद रखिए, आप महागठबंधन के सांसद हैं, एनडीए के सांसद नहीं हैं। खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र के गाजाचक मोहम्मदपुर मुरादपुर में महिला की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान जहानाबाद निवासी माला देवी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि परिजनों ने लूटपाट की भी आशंका जाहिर की है। नगर पुलिस के निर्देश के बाद विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और
अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में एक महिला का शव बरामद किया गया है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इसकी जो हत्या है गोली मारने से की गई है। सबकी पहचान कर ली गई है। महिला का नाम माला देवी है जो जहानाबाद की रहने वाली हैं और इनके परिजनों से भी बात हो गई है। उनको बुला लिया गया है घटनास्थल पर ही और घटनास्थल का जो विजिट है वो SHO जानीपुर और SDPO फुलवारी शरीफ 2 के द्वारा कर लिया गया है। FSL की टीम को भी बुला लिया गया है। मृतक के पति हुए ना, उनका होटल है महालक्ष्मी होटल दोहनपुरा में है, तो बोले कि हम आ रहे हैं और आए। उसके बाद फिर उनका 6 बजे तक मोबाइल खुला था, बातचीत हो रहा था। 7 बजे के बाद मोबाइल बंद आ गया। फिर हम लोग छानबीन खोज खाज करने लगे। फिर उसके बाद नहीं पता चला तो फिर पुलिस को बुलाया गया। हम लोग वहाँ से 2 बजे के आसपास ट्रेन से हम लोग जहानाबाद से पटना की ओर आए। हमें जाना था अपने भाई काम से आए थे, लेकिन हम उस कल के दिन रुकना था जब पटना में। तो मैं और मेरी बहन भैया के डेरा पर चले गए। माँ को थोड़ा सा काम था, वो अनीसाबाद की ओर चली गई, कही कि आधा 1 घंटा में मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन आधा 1 घंटा से ज़्यादा अधिक समय पर वो घर नहीं लौटी। हम लोग उनको फ़ोन ट्राई करने लगे तो फ़ोन रिंग में जा रहा था लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था फ़ोन। तो बाद में लोकेशन ट्रैक करने पर उनका लोकेशन मेरे होटल से 2 किलोमीटर के पास में बताया। तो मैं और भैया रात को बाइक से गए और वहाँ से पापा अंकल भी थे वहाँ, तो सब हम लोगों ने खोजा तो वहाँ पर मम्मी का डेड बॉडी मिला था। सर पे 2 गोली लगी हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से हो रही है और यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से सीधे तौर पर संवाद करेंगे, साथ ही जीविका दीदियों का हाल भी जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत को जानने वाले हैं। भविष्य की योजनाओं को गति देने की कोशिश की जाएगी। यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी। यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर मुख्यमंत्री का फोकस होगा। सीएम नीतीश जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी समृद्धि यात्रा के दौरान करने वाले हैं। तो 16 जनवरी से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार की इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा क्यों रखा गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने इस पर बात की बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से। यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस बार यात्रा का नाम रखा गया समृद्धि यात्रा। आखिर समृद्धि यात्रा नाम क्यों रखा गया? जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यात्रा पे नीतीश कुमार जब भी निकलते कोई न कोई यात्रा का नाम होता है, लेकिन इस बार समृद्धि यात्रा क्यों नाम रखा गया है? ये हम लोग चुनाव के पहले जब भी घूम रहे थे हम लोग कहते थे कि ये 5 साल जो हम लोगों का ये 5 वर्ष है ये आर्थिक संपन्नता का है, आर्थिक समृद्धि का है। और एक बिहार अगर महफूज हाथों में रहेगा, सक्षम हाथों में रहेगा तो बिहार एक बड़ा आर्थिक छलांग लगाने की स्थिति में है। और जनता ने इस बात पर विश्वास भी किया जिस तरह से 20 वर्ष में नीतीश जी ने काम किया कि इनके पास विजन है, फोरसाइटिंग है, ये प्लान जो बनाते हैं उस प्लान को ये, क्योंकि नेता के लिए सिर्फ योजना का निर्माण नहीं होता है, योजना का निर्माण करना, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करना, फिर उसको धरातल पर उतारना, ये 3 डिफरेंट स्टेज है। और नीतीश कुमार जी ने इस तीनों स्टेज पर बहुत अच्छे सभी स्कीम्स को उतारने का काम किया। और समृद्धि यात्रा नाम देने का मतलब है कि अब हमारा बिहार को। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन हरियाणा दौरे पर आज हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी के साथ रोड शो भी किया। नितिन नवीन खुली गाड़ी में सवार हुए और रोड शो के दौरान लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आए। इस रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तो तस्वीरें आपके सामने जहां पर नायब सिंह सैनी के साथ रोड शो करते हुए नितिन नवीन आपको दिख रहे होंगे। हरियाणा दौरे पर हैं इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और इस वक्त उनकी जो तस्वीर है ये हरियाणा रोड शो की। भागलपुर के NH 80 पर 0 माइल से घोंगा तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम सुबह से लगा हुआ है। ट्रकों की लंबी कतारें यहां पर आपको दिख जाएंगी। छोटे वाहन इन कतारों के बीच फंसे हुए दिख जाएंगे। यात्री
आम लोग और स्कूल जाने वाली छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं का ये कहना है कि रोजाना जाम की वजह से उनकी क्लास भी छूट जाती है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जाम खुलवाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। NH-80 सड़क पर आप देख सकते हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। लगभग 10 किलोमीटर जाम जो है ये लगा हुआ है और ट्रकों और गाड़ियों की कतार जो है यहाँ लगातार खड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई स्कूली छात्रा भी जो है वो गाड़ी में बैठी हुई हैं, पढ़ने के लिए आती हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। छात्रा, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। कहाँ जा रहे थे? सब और पढ़ने। कितना देर से जाम में है? 2 घंटा। 2 घंटा से? तब क्या? घर पहुँचने में लेट होता हो? घर में लोगों को? तब मम्मी पापा परेशान बहुत होते हैं। रोज का यही है? रोज का यही है। डेली सुबह आने में 2 क्लास लेट, फिर आते हैं यहाँ पे, फिर घर जाने में 2 घंटा लेट। जाम लगातार लगा रहता है? डेली। जाम तोड़ाने के लिए कोई नहीं नजर आता है? कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। काफी परेशान होती हैं, यहाँ तक कि क्लास भी उनका छूट जाता है और घंटों जो है जाम में इसी तरह से फंसते रहने की नियति जो है एक तरह से उन लोगों की बन गई है। लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए जाम तोड़ाने के लिए वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और कई घंटे से सुबह से ही जो है ये लंबा जाम लगा हुआ है और 11 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक जो है जाम टूटा नहीं है। और ये कोई एक दिन की व्यवस्था नहीं है, रोज इसी तरह की परेशानियों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।